हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम हिंदी वर्णमाला को डिस्कस करेंगे और आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का या दरोगा का एग्जाम हो, टीचिंग का सुपर टेट का एग्जाम हो, सी टेट का, यूपी टेट का एग्जाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पैट और सी सेट जो कि यूपीएससी का सी सेट हो, चाहे यूपी पीसीएस का सी सेट हो, सभी में हिंदी पूछी जाती है। और उसी हिंदी को हमने यहां पर महत्वपूर्ण मानते हुए आज पार्ट 1 लेके आए हैं और वो वर्णमाला का पार्ट 1 रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। लास्ट में हम इसके संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी आपसे करवाएंगे और बहुत ही आसान ये सेशन रहेगा। आपको वर्णमाला अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है तो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलिएगा, ये सफर हमारे साथ शुरू करिए और जानिए हिंदी वर्णमाला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा को जिस तरीके से हम लिखते हैं, जिस प्रकार हम उसका लिखावट करते हैं, जो बनावट है हमारे फॉन्टों की, जिसे हम कहते हैं वर्ड, उसे हम लिपि कहते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशन बताएं, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला एक वर्डों का व्यवस्थित समूह होता है। एग्जाम में ये डेफिनेशन में पूछ लेता है और उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन होता है कि वर्णमाला वर्डों का एक व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल वर्डों की जो संख्या होती है वो 52 होती है, 52। तो पहले आपको यह बताएं कि जिस प्रकार हम किसी भी वर्ड को बनाते हैं, तो देखिएगा जिस प्रकार हम अपनी हिंदी में क को कुछ इस प्रकार बनाते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी हम इसको हम क के ऐसे बनाते हैं। तो हमारी इंग्लिश में जो बनाने की जो तरकीब है उसे हम लिपि बोलते हैं और वहां पर उनकी रोमन लिपि इस्तेमाल होती है। हमारी हिंदी में जो बनावट है, जैसे क है, उसी प्रकार इस तरह आप ख बनाते हैं, ये ग बनाते हैं। तो हमारी हिंदी इसी प्रकार बनाई जाती है और इस स्क्रिप्ट को, इस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। देवों की नगरी में जो लिपि लिखी जाती थी उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं और उसी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है। इसी प्रकार संस्कृत भी हमारी इसी में देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार नेपाली भी इसी में लिखी जाती है। आपने सुना होगा उर्दू भाषा के बारे में। उर्दू भाषा हमारी नस्तलिक में लिखी जाती है। तो लिपि में हमारी जो प्रमुख लिपियां हैं उनमें से एक देवनागरी है जिसमें कि हम अपनी ये भाषा लिखते हैं, हिंदी भाषा को लिखते हैं। चलिए अब हम कुछ लिपियों के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। जैसे हमने सबसे पहला हमने बताया देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल जो होता है वो हिंदी को लिखने में होता है, संस्कृत को लिखने में होता है, मराठी और नेपाली को भी लिखने में होता है। हमने बता दिया कि स्क्रिप्ट यानी लिपि जो होती है वो अपने अक्षरों को बनावट जो उनकी होती है, उनको बनाने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में जो हिंदी भाषा है उसे देवनागरी में लिखा जाता है। अगर गुरुमुखी लिपि की बात करें तो इसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है और सिख धर्म के ग्रंथों को इसी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तमिल लिपि जो है इसमें तमिल भाषा लिखी जाती है। तमिलनाडु और श्रीलंका में इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। बंगाली लिपि, बंगाली और असमिया भाषाओं का प्रयोग इस लिपि में किया जाता है जिसे हम बंगाली लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो बंगाली स्क्रिप्ट है। रोमन लिपि जो आप व्हाट्सएप पर जो भाषा लिखते हैं अंग्रेजी में, वो आपकी लिपि कौन सी है? वो लिपि है रोमन लिपि। इसमें यूरोप की अधिकतर भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा का भी लिखने में प्रयोग होता है। इसके अलावा गुजराती लिपि है, इसका उपयोग गुजराती भाषा को लिखने में किया जाता है, गुजराती लिपि का। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु लिपि है, इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रयोग किया जाता है। इस तेलुगु लिपि को हम तेलुगु भाषा को लिखने में प्रयोग करते हैं।
नस्तालिक, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उर्दू भाषा को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है नस्तालिक का। नस्तालिक जो लिपि है वो फारसी और अरबी लिपि का एक मिश्रण है। एक मिश्रण है किसका? फारसी और अरबी लिपि का। तो यहां पर कुछ लिपियों की हमने बात कर ली है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती लिपि है वो हमारी देवनागरी है। दूसरे नंबर पर आपकी गुरुमुखी लिपि है। इसके अलावा बाकी लिपियां बहुत कम या ना के बराबर पूछी जाती हैं। दो लिपियां आपको 100% याद रहनी चाहिए। देवनागरी, जिसमें हम अपनी हिंदी को लिखते हैं, ठीक है, उसी लिपि में जो बनावट है उसको आप समझेंगे। और देखिएगा वर्णमाला। वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करेंगे और वो है हमारे स्वर और व्यंजन। स्वर और जो व्यंजन है इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो देखिएगा, अगर हम कहें कि जो क है हमारा, ये क जो मिला है, जो बना है, इसमें आधा का मिला है, तो का के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है। इसी से हम डिनोट कर पाते हैं कि ये हमारा आधा है। तो आधा का होता है और इसमें एक स्वर भी जुड़ा हुआ है अ, यानी हर एक व्यंजन में एक स्वर की सहायता से ही हम उसको बोल पाते हैं, अन्यथा नहीं बोल पाएंगे, अदरवाइज वो क आधा हो जाएगा। लेकिन अगर स्वरों की बात करें तो इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अ जो है अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें किसी और का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक बात आपको यह भी समझ में आ गई है कि हमारे जो स्वर हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जबकि व्यंजन जो होता है उसमें कोई ना कोई स्वर मिला रहता है, जैसे हमने आपको कब बताया। यानी हम इन व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्वर आप इस्तेमाल करेंगे वो स्वतंत्र हैं और जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वर कितने हैं। हमारी इस वर्णमाला में कुल आपके 52 वर्ड होते हैं और 52 वर्डों में से आपके कुछ स्वर और कुछ व्यंजन होते हैं। इसी को समझते हैं कि स्वर कितने हैं। तो पहले आपको बताएं कि स्वरों की जो संख्या है वो हमारी 11 है। जब तक आपसे कुल संख्या न पूछी जाए तब तक आप 11 ही आंसर करेंगे, जिसमें आपका अ आता है। अभी जो हमने आपको दिखाया यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका अ है, आ है, ई है, ई है, उ री। री याद रखेंगे क्रमानुसार, बड़े ऊ के बाद आपकी री आती है, इसके बाद ए, फिर बड़ी ए, फिर ओ, फिर बड़ा ओ। क्रम याद रखेंगे, इनका क्रम यही होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है अ से, उसके बाद बड़ा आ आता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। याद रखेंगे, री का हमें ध्यान रखना है खासकर कि बड़े ऊ के बाद री आती है। ये क्रमानुसार एकदम सही व्यवस्थित रूप है जो हमने आपके सामने लिखा है। तो यहां पर 11 स्वरों की संख्या होती है। जब तक आपसे कुल स्वर ना पूछे तब तक आपको आंसर करना है 11, ठीक है। इसके अलावा होते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह भी आप देख लीजिए, अयोगवाह क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो आ है इसे हम उदासीन वर्ड भी कहते हैं, शहीद वर्ड भी कहते हैं और कोमल वर्ड भी कहते हैं। का कारण है कि जितने भी आपके व्यंजन प्रयोग होते हैं उन सभी व्यंजनों में इस आ का प्रयोग होता है, इसीलिए यह उदासीन कहलाता है, शहीद कहलाता है और कोमल वर्ड कहलाता है। याद रखेंगे। इसके बाद आप जानिए अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह में आपकी केवल 2 ही वर्ड आते हैं, जिसमें नंबर 1 है छोटी अंग और नंबर 2 है बड़ी अंग। छोटी अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, जबकि बड़ी अंग को हम विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाहों की संख्या यहां पर 2 है। अब अगर कुल संख्या के ऊपर प्रश्न बनता है तो किस प्रकार बनेगा जरा देखिएगा। यहां पर हमने बताया कि स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? 11 है। तो मूल स्वर अगर पूछेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है या फिर स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 बोलेंगे आप, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तब आपको 11 और 2 अयोगवाह को जोड़ देना है और टोटल आंसर करना है 13। तो याद रखेंगे कि कुल आपके स्वर कितने हैं?
13। जबकि स्वर कितने होते हैं? 11। जब तक कुल शब्द नहीं देगा एग्जाम में तब तक आपको 11 ही आंसर करना है। मुझे लगता है कि आप इस स्वर के बारे में समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं अब हम व्यंजनों के बारे में। तो देखिएगा, व्यंजनों के बारे में हमें कैसे जानना है। हमारा जो गला होता है, यहां गले से ध्वनि प्रकट होना शुरू होती है और हम फाइनली जो होस्ट के थ्रू, जिसे हम होठ कहते हैं, उनके थ्रू जो आप ध्वनियां निकालते हैं, तो यहां से यहां तक जिन आधार पर उच्चारण होता है, तो यानी हम कहेंगे कि यहां पर व्यंजनों को हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ यानी ये जो कंठ है, यहां से आवाज आती है। जिन व्यंजनों को आप बोलेंगे और उनका यहां से घर्षण होगा, यहां से प्रयोग होगा। यानी आवाज तो देखिए सभी जितने भी आप स्वर बोले या व्यंजन सभी गले से आती है, लेकिन गले में अतिरिक्त आपके क्या होगा? कंपन होगा। आपको महसूस होगा कि यहां से आवाज ज्यादा आ रही है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। तो कंठ में जो होता है, जिन वर्डों को आप पढ़ेंगे, जिन व्यंजनों को आप पढ़ेंगे, वो सब कंठ से आएंगे। कंठ से 5 वर्ड होते हैं जिनको अभी हम बता रहे हैं। इसमें देखिएगा क वर्ग, कंठ जो आता है इसमें क वर्ग आता है। हर एक वर्ग का पहला लेटर, जो पहला वर्ड है, उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम रख दिया गया है। जैसे क, उसके बाद ख, ग, घ, ड़। यहां पर केवल आपके 5 आ रहे हैं। तो कंठ में हमने 5 बताए, ये यहां से आवाज आपकी आएगी। आप चाहें तो हमारे साथ प्रयास करते रहिए, बोलते रहिए। यहां पर बोलिएगा क, ख, ग, घ, ड़। सभी में कंपन आपके गले में होगा, कंठ में होगा। इसके बाद हम तालव्य, कंठ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो तालव्य स्थान पड़ता है। वहां तालु जो है, तालु आपका वहां से आवाज आती है। तो तालव्य जो है वहां से कौन कौन से आएंगे? तो इसमें च वर्ग आता है। याद रखें, क वर्ग कंठ का है, च वर्ग तालव्य का है। कंठ, तालु, मूर्ध्या, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान पर 5 प्रकार होते हैं और इसमें वर्ग जो आते हैं वो क, च, ट, त, प वर्ग आते हैं। तो कच वर्ग जो है वो आपका कंठ में हो गया, च वर्ग जो है वो तालव्य में हो गया। तो देखिएगा च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? च है, उसके बाद छ, ज, झ और अइया। इसको कुछ लोग अइया बोलते हैं, कुछ लोग इसे चुनमुनिया बोलते हैं। अब आपको जो ठीक लगता है आप बोल सकते हैं, बनावट आपको याद रहनी चाहिए। बनावट इसकी ये है, अइया इसको बोला जाता है। ठीक है, तो च वर्ग में भी हमारे 5 हैं और इनमें च, छ, ज, झ, अइया। इसके बाद देखिएगा मूर्ध्या। मूर्ध्या जो होती है वो तालु से और आगे आती है। इस मूर्ध्या में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं तो जरा देखें। इसमें ट वर्ग आता है। ट वर्ग में कौन कौन से 5 आएंगे? ट, ठ, ड और ढ और ण। याद रहे। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, जैसे हमने जब कंठ आपको बताया तो कंठ में देखिएगा यहां पर बिंदी है। ये बात ध्यान देंगे आप कि जो हमने ड बनाया है इसके आगे एक बिंदी लगाई है। ये कंठ का 5वां, अगर आप इसको ऐसे काउंट करें तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, चतुर्थ होगा हिंदी में बोले तो, और फिफ्थ होगा यानी पंचम होगा। इसमें बिंदी जो लगी है वो आगे लगी है। याद रहे, बिंदी आगे लगती है। वैसे अगर इसमें बिंदी हम नीचे लगा दें तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। इसमें इसे हम नुक्ता कहते हैं और नुक्ता का जो प्रयोग होता है वो हमारे यहां पर उच्छिप्त कहलाता है। तो यहां हमने उच्छिप्त की बात नहीं की है। याद रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो इसके नीचे की बात नहीं कर रहे, हम यहां की बात कर रहे हैं। तो हमने नीचे की बात नहीं की, यहां की बात की। अगर केवल इस पर कोई भी बिंदी ना लगाई जाए और इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर ये ड बन जाएगा, जो कि ये वाला है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी का प्रयोग भी आपको बताएंगे कि इनका कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, क्या अगर हम ड आगे पहले लगा दें, ये वाला नीचे वाला नुक्ता, तो कैसे प्रयोग होगा वो बताएंगे आगे। मूर्ध्या आपको समझ में आ गया है। मूर्ध्या के बाद आप पढ़िएगा दंत्य। दंत्य में क्या होता है कि इन वर्णों का उच्चारण बिना दांत से लगे, जब तक आपकी जिह्वा
यानी टंग जब तक दांतों से नहीं लगेगी तब तक उच्चारण नहीं होगा। जैसे जैसे देखिएगा त वर्ग, आप चाहिए कितनी भी कोशिश करिए लेकिन आपकी टंग आपके दांतों से जरूर लगेगी। तो यहां पर दांतों से यानी दंतों से आपका स्पर्श होता है जिह्वा का, इसीलिए इसे हम दंत्य वर्ड बोलते हैं। तो दंत्य व्यंजन में देखिएगा त, इसके बाद थ, फिर द, ध और न। यहां पर जितने भी आपके आ रहे हैं इनमें आपके वर्णों का प्रयोग दांतों के प्रयोग से हो रहा है, दांतों में आपकी जिह्वा लग रही। अगर आप चाहें तो एक बार बोल के देखिए त, बिना आपके टंग पर लगे हुए जीव आप त नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दंत्य बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। हमने आपको क्रम बताया है, क्रम भी यही है, क्रम आपको रट के चल रहे हैं, कंठ तालव्य मूर्ध्या दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्ध्या दंत ओष्ठ। वर्गों की बात करें क च ट त प, क च ट त प, ये आपके वर्ग होते हैं। अब आखिरी वर्ग देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है जिन वर्णों को बोलने पर आपको होठों का प्रयोग करना पड़े उसे हम ओष्ठ बोलते हैं। तो देखिएगा ओष्ठ में आता है जैसा कि हमने वर्ग बताया क च ट त प वर्ग, यहां पर जितने भी आएंगे वो सब प वर्ग के आएंगे। तो प प प व नहीं है, ब के बाद भ और म। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि वह कहां गया, वह आगे आता है, उसको हम अंतस्य व्यंजन कहते हैं, वो अगला प्रकार है। तो यहां पर हमने ये देखा है कि ये वर्ग जो है यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं वो देखिएगा। पूछेगा कि कंठ का पांचवा अक्षर या पांचवा वर्ड कौन सा होता है। तो कंठ आपका ये रहा, यहां से देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो याद रहे यहां पर आपको एक ऑप्शन देगा यहां ये लगा हुआ, एक ऑप्शन देगा यहां पर ये लगा हुआ और एक देगा खाली, और इसके अलावा कुछ और भी दे सकता है, ये दे सकता है। तो यहां पर याद रखने वाली बात है कि यहां कंठ में पांचवा जो आएगा वो पांचवा वर्ड ये आएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि क वर्ग का पांचवा वर्ड कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये सारे वर्ग हैं। ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है, ये है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प वर्ग, ये पांचों वर्ग आपके हैं। ठीक है, और इनके जो शुरुआत जहां वर्ग से हुई है उसमें शुरुआत वाले के वर्ग के नाम पर ही हमने यहां वर्ग का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आगे पूछेगा आपसे कि च वर्ग का तीसरा वर्ड बताइए। ज, क्रम याद रहना चाहिए। च वर्ग का तीसरा, पहला तो खुद च है, उसके बाद छ और ज यहां पर, उसके बाद ट वर्ग का चौथा पूछेगा तो ट ठ ड ढ़ आपको बताना है। याद रहे ढ़ के नीचे भी ये नहीं है, अगर ये हो जाएगा तो ये उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या फिर गौण व्यंजन बन जाएगा, वो कंडीशन अलग है। तो यहां पर याद रखने वाली है। ओष्ठ में पूछेगा प वर्ग का दूसरा वर्ड कौन सा है, प है, प वर्ग का दूसरा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कुछ ऑप्शन आपके देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा दंत्य है। तो दंत्य पूछेगा तो ऑप्शन देखिएगा प दे देगा, ख दे देगा, ग दे देगा और ध दे देगा। बताइए कौन सा है, तो ध आंसर हो जाएगा, क्योंकि दंत में त थ द ध न पढ़ रहे हैं। एक बात आपको यहां पर और बता दें कि जितने भी आप यहां पर ये पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं ये पांचवें, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है या वर्ड होता है, इससे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहते हैं, इसका कारण है हर वर्ग का पांचवा, पांच ही वर्ग हैं और पांचवें का लास्ट वाला अनुनासिक होता है। क्यों होता है, इसका कारण है अनुनासिक का मतलब होता है कि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि नाक का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए अनुनासिक कहते हैं। आप बोल के देखिएगा, एक बार आप बोलिए क, तो क आपने बोला क, कोई फर्क आपकी नाक पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहीं पर बोलिए ड़, ड़, नाक पर प्रेशर आएगा, कंपन होगा। क्या मतलब जितने पांचों हैं इन सभी में, जो भी वर्ग के पांचों हैं इन सभी में नाक का प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें अनुनासिक बोलते हैं। न बोलिएगा, अगर आप न का प्रयोग करें तो नाक पर प्रेशर पड़ेगा। न, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके सीखिएगा, तो न आपका यहां पर पड़े। लेकिन अगर भ बोलते हैं, भ, आपकी नाक पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कंपन नहीं हो रहा है।
म में म, इसमें भी नाक पर आपका कंपन हो रहा है, लेकिन अगर फ बोलेंगे फ तो नाक पर कोई कंपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह अनुनासिक नहीं है। जबकि ये पांचों आप बोल के देखेंगे नाक पर जरूर पड़ेगा, और इनके इधर लेफ्ट में यानी इसके जो बाएं हैं वो आपके कोई कंपन नहीं डालेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे एक बात और समझनी है, वो क्या, तो देखिएगा यहां पर क्या है कि अगर हम आपको बताएं कि कंठ में कितने व्यंजन आ रहे हैं, तो व्यंजनों की संख्या है 5। उसके बाद तालु में 5, अब मूर्धन्य में 5, दंत में 5, ओष्ठ में 5। हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये 5 हैं। क च ट त प वर्ग भी 5 हैं, और उन वर्गों में भी वर्ड 5-5 हैं। इसलिए क्योंकि 5 और 5 का मल्टीप्लाई यानी आप गुणा करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और ये होता है 5 का स्क्वायर। इसीलिए इन 25 के वर्डों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पॉइंट आपको नोट करना है कि इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये 25 वर्ड आपके एक नाम और है जिसे हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो दो नाम याद रखने हैं इन 25 को, एक तो वर्गीय व्यंजन है और ये वाले आपके स्पर्शी व्यंजन भी हैं। आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है वर्गीय और स्पर्शी पर, आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें कौन सा वर्गीय व्यंजन है। तो देखिएगा ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर एक लिखा जाएगा आपका जैसे आपका लिख देगा ये वाला ड, उसके बाद यहां पर लिखेगा य, के बाद ल, और उसके बाद आपको मिल सकता है यहां पर ठ। तो आपको आंसर क्या करना है इसमें, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ठ। ठ आपका वर्गीय और स्पर्शी व्यंजन है, जबकि ये आपके स्पर्शी व्यंजन नहीं है। तो यहां पर अगर आप काउंटिंग भी करते चलें तो ये आपके 25 हो गए, 13 हमने पहले पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे के व्यंजनों को और जान लेते हैं। यहां पर वैसे आपको ये बात और नोट करा दें, आप नोट कर लीजिए, पांचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। पॉइंट आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की अगर आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। जिस प्रकार हम आपको करवा रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाइएगा, आपको काफी मदद करेंगे। एक ही बार में आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। आप जानते हैं यहां से अच्छे लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला हमारा व्यंजन है जिसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या केवल 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें दो आपके वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, एक पार्श्विक है, एक लुंठित है। इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि बारी बारी से हमें इन्हें डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल हम आपको ओवरव्यू बता रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर आता है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ये आपने जान लिया। अगला जानिएगा, अंतस्थ के बाद हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होता है इससे बोलने में ऊष्मा का ज्यादा ह्रास होता है, ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए ये 4 आपके ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, आपको भी लगेगा आपके पेट आंतों से अंदर से आवाज आती है, गले के साथ साथ आपका ये जो स्टमक है जिसे आप पेट कहते हैं, यहां से भी आपकी ध्वनि प्रतीत होगी। जैसे देखिएगा श, 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 ह, यहां पर प्रयोग करना पड़ रहा है। तो गले के साथ साथ जब आपको ऊष्मा ज्यादा प्रयोग करनी पड़े उसे हम ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। श, अगर आप क बोलते हैं तो केवल गले से इस्तेमाल होगा, दैट्स इट। लेकिन जब श बोलेंगे तो ज्यादा ऊष्मा लगानी पड़ेगी। आप हमारे साथ प्रयास करते रहिए, बोल के देखते रहिए, आपको चीजें रट जाएंगी। आप प्रयास करिए, साथ में बोलिए, एक बार देखिए बोल करके श। आपको लग रहा है कि आपके हाथों से यानी हमारा जो ये पेट है वहां से भी आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, श, 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 ह। लेकिन जब आप क बोलते हैं तो वहां ऊष्मा इतनी प्रयोग नहीं होती है। तो क आपका समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा के साथ साथ संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। अगले हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये दरअसल आपके एक व्यंजन और दूसरे व्यंजन के मेल से बनते हैं।
एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन मिलाकर के तीसरा व्यंजन बना देता है, इसीलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो देखिएगा यहां पर जैसे ये छ है, इसमें आपका ये क मिलता है और ये षटकोण वाला श मिल जाता है, इसी से छ बनता है। यहां पर ये त मिलता है और यहां पर ये र मिलता है, आधा ता और रा मिलकर के त्र बनाता है। जबकि आप अगर यहां पर देखें तो यानी जो ज है आपका वो मिलेगा और धन यहां पर आपका ये अय्या भी मिलता है। अगर आप यहां पर देखें तो शीटी वाला सा मिलेगा आपको और प्लस इसमें मिलेगा आपका श्री में र मिलेगा, इन्हीं से मिलकर के ये बनते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये दोनों से मिलकर बन रहे हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर आप इनकी भी काउंटिंग कर लें तो अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए 4, ऊष्म व्यंजन भी आपके हो गए 4 और संयुक्त व्यंजन भी हो गए 4। एग्जाम में पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, य र ल व। आपसे एग्जाम में दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो य र ल व में से 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, जैसे ग डाल दिया, घ डाल दिया, कुछ और डाल देगा। इसी प्रकार श श श ह, तीनों प्रकार के श और ह ये भी आपका ऊष्मीय में आता है, ये भी 4 होते हैं। तो प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। हालांकि प्रश्न की एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हिंदी की टोटल प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे। अभी भी दिमाग लगाते रहिए। अब यहां पर हमने अगर काउंटिंग की बात करें तो देखिएगा एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। द्विगुण व्यंजन और रह गया, एक बार द्विगुण व्यंजन और देखिएगा। ये द्विगुण व्यंजन क्या है, ये जहां पर आपने ड पढ़ा, इसके नीचे आपने अगर बिंदी लगा दी तो इसके 2 गुण बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें गौण, गौण का मतलब है जो मुख्य नहीं है। मुख्य को हम बोलते हैं मुख्य, लेकिन गौण जो मुख्य नहीं होता है सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी में रखा जाता है, उसे गौण। उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन इन दोनों को बोला जाता है। यहां पर ढ, तो याद रखेंगे इनके नीचे आपका नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता लगने पर 2, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो आप टोटल काउंटिंग करेंगे ये 2 होते हैं। टोटल हमने आपको व्यंजन और स्वर दोनों बता दिए हैं। अब आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग देखिएगा कैसे, तो टोटल अगर व्यंजनों की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा स्वर, हमारे स्वर कितने हैं, 11। लेकिन स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो यहां पर हम इसको कुल संख्या ले रहे हैं। तो यहां पर कुल संख्या पूछेगा तो 13 बताना है, क्योंकि 11 स्वर हो गए और 2 आपके अयोगवाह होते हैं, जिसमें आपने विसर्ग भी पढ़ा था, तो 2 आपके वो रहेंगे, 13 हो जाएंगे कुल स्वर। आपसे अगर व्यंजन पूछेगा तो मूल व्यंजन जो होते हैं वो आपके 33 होते हैं, 33। तो यहां पर मूल लिख देते हैं। मूल स्वर आपके 11 हो गए और 33 आपके व्यंजन होते हैं और 39 आपके कुल होते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, तो देखिएगा क्यों। आपने स्पर्शीय व्यंजन 5 पढ़े इस 4 स्थान के आधार पर, क च ट त प, तो उसमें आपके 5 और 5 के 5 और 5 25 तो आपके ये थे। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके ऊष्मीय व्यंजन, यही तो पढ़े थे। आप इनको अगर एक बार जोड़ें तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 33। तो 25 और 8 33 होता है। इसमें हमने क्या शामिल नहीं किया, तो देखिएगा एक हमने आपका शामिल नहीं किया है जिसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कितने थे, 4 थे। और संयुक्त व्यंजन में आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, छ, त्र, य और श्री, यही तो इस्तेमाल किया था। और ये हमने बता दिए कि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो वो व्यंजन जो मूल व्यंजन थे उन्होंने ही तो तीसरा बनाया, तो मूल नहीं हुआ ये, इसीलिए ये मूल से अलग रखा गया है। इनको घटाया, इनको नहीं जोड़ा, और आपके उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या फिर आपके गौण व्यंजन, इनको भी तो नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये भी तो आपके मूल से ही बने। ये आपका मूल है, अच्छा ये आपका मूल है, लेकिन आपने इसी में ये जोड़ करके एक नया वर्ड बना दिया है, इसीलिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप इनको भी काउंट कर दें तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 हो गए। इसमें आप 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 हो जाता है। तो यहां पर कुल स्वर 33 होते हैं और मूल स्वर 33 होते हैं और कुल स्वरों की संख्या 39 होती है। पॉइंट आपको नोट करना है, याद रखना है, ठीक है। आपसे अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 13 बताएंगे। अब यहां पर टोटल कर लेते हैं।
मूल संख्या में आपके टोटल स्वर और व्यंजन, टोटल मूल स्वर, मूल की अगर पूछेगा स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर के 44 होते हैं, जबकि स्वर और व्यंजन कुल कितने होते हैं तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। बात हमने आपको समझाई है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजों के बारे में यहां पर बता दिया है। अभी और बाकी है, भागिए मत, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अब इनको एक बार फिर से काउंटिंग कर लीजिए, और वो काउंटिंग कैसे करेंगे तो आप एक बार देखिएगा वो कैसे काउंटिंग होगी। जस्ट अ मिनट। देखिए यहां पर स्वर आपने देखे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ये आपके स्वर हैं। उसके बाद दो आपने अयोगवाह देखे जिसमें अंग और अंग, ये दोनों आपने देखे। व्यंजनों में क च ट त प में क ख ग घ ड़, च छ ज झ ऐ, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, अ प फ ब भ म। फिर उसके बाद आपने अंतस्थ व्यंजन य र ल व, श श श श ह, यहां पर 3 श श श ह, ये आपने जो पढ़े ये आपके थे ऊष्मीय व्यंजन। और फिर संयुक्त व्यंजन छत्र ग श्री के बाद ड़ और ड़, ये आपके कौन से थे, उच्छिष्ट व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन या फिर गौण व्यंजन। तो यहां पर टोटल फिर से आप देखिए, ये हैं आपके 11, दो आपके ये हैं, और टोटल ये वाले आपके 25 हैं, 5 करके आप 25 लगाइएगा। और यर लव ये आपके 4 हैं, ये भी आपके 4 हैं, ये भी आपके 4 हैं, और दो आपके ये हैं। टोटल करेंगे आपके 52 हो जाएंगे। और इतने ही हमारे क्या होते हैं, हमारे स्वर और व्यंजन यानी वर्ड होते हैं। तो वर्णमाला आपको समझ में आ गई है। वर्णमाला में क्या क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहां पर मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं। ये आज का हमारा पार्ट 1 था। अब हमें आगे के नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझना है तो देखिएगा, अब हम स्वरों पर वापस जाएंगे और स्वरों को फिर जाति के आधार पर, उसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर, इस प्रकार हम पूरे स्वरों को अच्छे से पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर ऐसे ही फिर व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारा अब सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट में आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर डिटेल से फिर आपको स्वर बताएंगे, ठीक है, उसके बाद व्यंजन बताएंगे। तो वहां पर डिटेल्स हैं, यहां हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा दावा है कि किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो और वर्णमाला अगर उसमें आती है, गारंटेड यहां से वर्णमाला से अलग प्रश्न नहीं जाने देंगे, हमारी गारंटी है। आप ध्यान से हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है आपका, कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो यूर मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे और फिर आप उस पर हम काम करेंगे। आप देखिएगा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह होगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में आपको मिलती रहेगी, और सभी पीडीएफ जो करंट अफेयर का पीडीएफ होता है और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पर ही हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे जरूर जुड़िएगा। जुड़ने के लिए ऐड लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने साथियों को भी लिंक भेजकर उससे ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।